बड़े बुजुर्ग कह के गए थे कि सब कुछ मोह माया है। बाद में इसी चीज को बेहतरीन ढंग से समझाया इस बेहतरीन मूवी ट्रिलॉजी ने। तो अगर आप भी कूल चश्मे और बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस को पसंद करते हैं और अपने अकेलेपन में अपनी ही रियलिटी को क्वेश्चन करते रहते हैं तो बधाई हो, आप मैट्रिक्स के मायाजाल में फंसे हुए हैं और आप इस सीरीज के बहुत बड़े फैन हैं। और आज की इस वीडियो में हम और आप जैसे फैंस की खातिर ही हम जानेंगे मैट्रिक्स के 15 बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग और अननोन बिहाइंड द सीन फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप सब ने पिछली बार वोट तो किया ही था। साथ ही साथ आप में से कई सारे लोगों ने हमें कमेंट करके इस टॉपिक पर मांग की थी। थैंक यू आप सभी का इस वीडियो टॉपिक को सजेस्ट करने के लिए। बाय द वे, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस सीरीज के कुछ आइकॉनिक और माइंड ब्लोइंग स्टंट्स को किस तरह से शूट किया गया था, क्या है रियल लाइफ द मैट्रिक्स डिफेंस लॉ, कहां पर बताई गई है मैट्रिक्स की ओरिजिन की कहानी और मैट्रिक्स के कैरेक्टर्स के नामों के क्या मतलब हैं। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस साइंस फिक्शन मास्टरपीस की शुरुआत 600 पेज के एक कॉमिक बुक के रूप में होने वाली थी, जो मार्वल कॉमिक्स के लिए पब्लिश होती, और इसे क्रिएट किया था लैरी और एंडी वचॉस्की ब्रदर्स ने, जो आज लाना और लिली वचॉस्की के रूप में जाने जाते हैं। और अपनी इस कॉमिक बुक के लिए उन्होंने आर्टिस्ट तक को हायर कर लिया था। बट एट द एंड ऑफ द डे उन्हें ये बात समझ में आ ही गई कि उन्हें अपनी कोशिश किसी और डायरेक्शन में लेकर जानी चाहिए, और उन्होंने इस पर मूवी बनाने का फैसला किया। भले ही द वचॉस्कीज ने अपनी कहानी को मूवी में बदलने का फैसला कर लिया, पर ये इतना भी आसान नहीं था। उनके पास कोई खास डायरेक्टोरियल एक्सपीरियंस न होने के कारण वार्नर ब्रोस ने उन्हें शुरुआत में ही मना कर दिया। इसीलिए खुद को साबित करने के लिए द वचॉस्कीज ने 1996 की बाउंड मूवी को रिलीज किया, जिसे उन्होंने खुद ही लिखा था और डायरेक्ट किया था, और ये मूवी क्रिटिकली बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई। ऑब्वियसली वार्नर ब्रोस स्टूडियोज उनके काम से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए और मैट्रिक्स मूवी को बनाने के लिए उन्होंने $10 मिलियन का बजट दिया। वचॉस्कीज के हिसाब से ये बहुत ही कम था और उन्हें असल में $80 मिलियन के बजट की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा $10 मिलियन ट्रिनिटी के ओपनिंग सीक्वेंस में ही पूरा का पूरा फूंक दिया, और वार्नर ब्रोस को आखिर साबित कर ही दिया कि उनका विजन कितना प्रॉमिसिंग है, जिसके कारण वार्नर ब्रोस ने उन्हें $80 मिलियन ग्रांट कर दिए। इसीलिए कहते हैं, अगर जिंदगी प्याज पकड़ा दे तो उसके पकौड़े तल देने चाहिए। इस सीरीज में नियो के रोल के लिए वचॉस्कीज पहले जॉनी डेप को कंसीडर कर रहे थे, वहीं पर वार्नर ब्रोस ब्रैड पिट और वैल किल्मर को कंसीडर कर रहे थे। इनके अलावा निकोलस केज और विल स्मिथ भी इस रोल के लिए कंसीडर किए जा रहे थे, पर इन सब ने इस रोल को मना कर दिया। जहां पर विल स्मिथ इसके बजाय वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट मूवी में काम करने के लिए चले गए। वहीं पर मॉर्फियस के रोल के लिए लॉरेन फिशबर्न से पहले रसेल क्रो, शॉन कॉनरी और सैमुअल एल जैक्सन को कंसीडर किया जा रहा था, जहां पर इन तीनों ने इस रोल को मना कर दिया। वहीं पर ट्रिनिटी के रोल के लिए कैरी एन मॉस से पहले सैंड्रा बुलक और जेडा पिंकेट स्मिथ को कंसीडर किया जा रहा था, जहां दोनों ने इस रोल को मना कर दिया। वहीं पर जेडा पिंकेट स्मिथ ने बाद में मैट्रिक्स रिलोडेड और रिवोल्यूशन में नायोबी का रोल प्ले किया। वहीं पर हांगकांग एक्टर जेट ली को सेराफ के रोल को ऑफर किया गया था, पर उन्होंने अपनी फीस कियानू रीव्स के बराबर करने को कहा, जिसके कारण इस रोल के लिए स्टूडियो ने मिशेल ये को भी कंसीडर किया था। लेकिन फाइनली इस रोल को दूसरी और तीसरी मूवी के लिए कॉलिन चाउ ने एक्सेप्ट कर ही लिया। वहीं पर अनफॉर्चुनेटली फिल्मिंग के दौरान डायबिटीज से पहली और दूसरी मूवी में ऑरिकल का रोल प्ले करने वाली ग्लोरिया फॉस्टर की डेथ हो गई, जिसके कारण तीसरी मूवी के लिए मैरी एलिस ने ऑरिकल का रोल प्ले किया। मैट्रिक्स में दिखाए सिटी के लोकेशंस को अमेरिका में शूट नहीं किया गया था, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के लोकेशंस हैं। वार्नर ब्रोस के हिसाब से अगर इस मूवी को उस समय अमेरिका में शूट किया जाता तो मूवी का बजट $95 मिलियन तक पहुंच जाता, और ऑस्ट्रेलिया में ये काम बहुत ही सस्ते में हो गया। वहीं पर वचॉस्कीज शिकागो के अंदर पले बढ़े थे, जिसके कारण उन्होंने स्ट्रीट्स और लैंडमार्क्स के नाम शिकागो पर ही बेस किए। पर यहाँ भी प्रोडक्शन को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जहाँ पर मूवी के लिए हेलीकॉप्टर से शूटिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एरोस्पेस कानून में थोड़ा बदलाव करवाना पड़ा, जहाँ पर मूवी की प्रोडक्शन को हेलीकॉप्टर की वजह से ऑस्ट्रेलिया में रोक दिया गया था। इवेंचुअली सब कुछ ठीक ही हो गया। इस ट्रिलॉजी के हर मार्शल आर्ट सीक्वेंस को चाइनीज मार्शल आर्ट कोरियोग्राफर युएन वू पिंग ने कोरियोग्राफ किया है, जो इससे पहले जैकी चैन की मूवी ड्रंकन मास्टर और स्नेक इन द ईगल शैडो के मार्शल आर्ट्स को कोरियोग्राफ कर चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने इन दोनों मूवीज को डायरेक्ट भी किया था। लेकिन द वचॉस्कीज को उनका काम 1994 के द फिस्ट ऑफ लेजेंड में काफी पसंद आया था, जिसके कारण द वचॉस्कीज ने उन्हें हायर किया और हर एक फाइट सीक्वेंस को पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से परफॉर्म करने के लिए युएन वू पिंग ने कास्ट को 4 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी।
अब भैया जब इतनी तगड़ी और जानदार फाइटिंग और स्टंट्स होंगे तो कुछ न कुछ तो टूटेगा फूटेगा ही। यही कारण है कि ट्रेनिंग इतनी ज्यादा कठिन थी कि कियानू रीव्स को सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी करानी पड़ी, जहां पर उन्होंने अपने गले में ब्रेसेस लगाकर इस ट्रेनिंग को पूरा किया। वहीं पर एजेंट स्मिथ का रोल प्ले करने वाले ह्यूगो वीविंग ने भी अपने कमर को इंजर्ड कर लिया था, जिसके कारण उन्हें भी सर्जरी करवानी पड़ी। वहीं पर ट्रिनिटी का रोल प्ले करने वाली कैरी एन मॉस ने मॉर्फियस के रेस्क्यू के फाइट सीक्वेंस के दौरान अपना एंकल और हिप इंजर्ड कर लिया था। आज भी जो इस सीरीज को पहली बार देखता है उसे सिमुलेटेड रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक लगता है। सोच के देखे जिन एक्ट्रेस ने इस सीरीज में काम किया है उन्हें ये चीज कितनी यूनिक लगी होगी। यही कारण है कि द वचोस्कीज ने मूवी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सारे के सारे कास्ट को 3 बुक को पढ़ने का काम सौंपा, ताकि वो मूवी के अंदर कन्विंसिंग परफॉर्म कर पाएं। और ये बुक्स थे जीन बुआर्डिलार्ड की सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन, केविन केली की आउट ऑफ कंट्रोल और डिलन एवंस और ऑस्कर जेरेट की इंट्रोड्यूसिंग इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। और सबसे मजे की बात यह है कि जब ऑडियंस को पता चला कि इन बुक्स का मूवीज में किस तरह से इस्तेमाल हुआ है तो ऑडियंस ने इन बुक्स को खरीदना शुरू कर दिया और इन बुक्स की सेल हजारों गुना बढ़ गई। अब चलिए बात करते हैं बिहाइंड द सीन स्टंट्स के बारे में। तो पहली मैट्रिक्स मूवी का कियानू रीव्स का आइकॉनिक एंटी ग्रेविटी सीन 120 स्टिल कैमरास के साथ एक साथ फोटो खींचा गया था, जहां पर इन फोटोज को एक साथ मिलाकर एक शॉट बनाया गया था। साथ ही साथ ग्रीन स्क्रीन की मदद से बाकी के इसमें CGI एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया था। और थ्रू आउट द ट्रिलॉजी इसी तरह के शॉट्स के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल हल्के फुल्के बदलाव के साथ किया गया। वहीं पर मैट्रिक्स लोडेड के हाईवे वाले सीक्वेंस के लिए एक पूरा का पूरा 3 लेन हाईवे क्रिएट किया गया। वो बात अलग है कि ये हाईवे सिर्फ और सिर्फ 1.4 माइल्स यानी 2 किलोमीटर से कुछ ही ज्यादा था। इसे बनाया गया था कैलिफोर्निया के डीकमीशन्ड एल्मेडा पॉइंट नेवी बेस पर, जिसे मूवी खत्म होने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वहीं पर मूवीज में जगह जगह पर दिखने वाले एजेंट स्मिथ के क्लोन्स के लिए ह्यूगो वीविंग के डील डॉल के 80 एक्स्ट्रास को कास्ट किया गया था, जिनके चेहरों को या तो कभी कभार CGI की मदद से ह्यूगो वीविंग के चेहरे से रिप्लेस किया जाता था या तो कभी कभार ह्यूगो वीविंग के रबर फेस मास्क का इस्तेमाल किया जाता था। इस सीरीज के CGI और फाइट सीक्वेंसेस कूल और माइंड ब्लोइंग तो हैं ही, साथ ही साथ इसके कुछ माइनर एस्थेटिक्स भी काफी ज्यादा बेहतरीन हैं, जो इसके कॉन्सेप्ट को 4 चांद लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट्रो का वो ग्रीन एशियन टेक्स्ट बेसिकली वो कुछ और नहीं बल्कि जापानीज मांगा से उठाए हुए कुछ शब्द हैं। और तो और कई जगहों पर ये फुल फ्लैश सुशी रेसिपीज हैं जो काताकाना में लिखी हुई हैं। वहीं पर कलर करेक्शन इस मूवी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहां पर मैट्रिक्स के अंदर का सारा कलर करेक्शन हल्का ग्रीन टिंट किया गया है, जो बेसिकली टेक्नो ग्रीन कलर को डिनोट करता है। साथ ही साथ अर्लियर कंप्यूटर्स में ग्रीन कलर कंप्यूटर टर्मिनल्स में यूज होता था। साथ ही साथ ये सिग्निफाई करता है कि सारा कुछ कंप्यूटर सिमुलेशन है। वहीं पर दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में कोई भी कलर करेक्शन नहीं दिया गया है और चीजें एज इट इज दिखाई गई हैं। वहीं पर नियो और मॉर्फियस की ट्रेनिंग सीक्वेंस के दौरान स्क्रीन को हल्का येलो टिंट किया गया है, जो बेसिकली सिग्निफाई करता है कि चीजें न तो मैट्रिक्स के अंदर हैं और न ही ये रियल वर्ल्ड है। इस सीरीज के आइकॉनिक सनग्लासेस को ब्लाइंड कंपनी के फाउंडर रिचर्ड वॉकर ने हर कैरेक्टर के हिसाब से कस्टम डिजाइन किया था। और इस सीरीज के उनके कंपनी से हाथ मिलाने के पहले रे-बैन और अर्नेट जैसी बड़ी आईवेयर कंपनीज को अप्रोच किया गया था, बट रिचर्ड वॉकर के डिजाइन्स वचोस्कीज को काफी पसंद आए और इन्हीं डिजाइन्स को फाइनल किया गया। वहीं पर मार्केट में इन ग्लासेस को तब तक लॉन्च नहीं किया गया जब तक इसकी तीसरी मूवी रिलीज नहीं हो गई। वैसे आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस कैरेक्टर के सनग्लासेस बहुत पसंद आए थे। मुझे मॉर्फियस का सनग्लास पर्सनली बहुत पसंद था। अगर आप मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को सचमुच रियल लाइफ में अप्लाई करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपनी ही रियलिटी को क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देती हैं। और इस कॉन्सेप्ट ने कुछ लोगों के दिमाग पर इतना ज्यादा गहरा असर डाला है कि बस पूछिए मत। एक्चुअली द मैट्रिक्स डिफेंस एक लीगल टर्म है जहां पर यूएस में आप अपने आरोपों के खिलाफ कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं कि आपको ऐसा लगा कि आप मैट्रिक्स में जी रहे हैं। वो बात अलग है कि इस कंडीशन में लोगों को पागल ही समझा जाता है और उन्हें जेल में डालने के बजाय उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। इसी के चक्कर में कई सारे मर्डरर्स ने अपने क्राइम से बचने के लिए यही रास्ता अपनाया था। और इन सारी चीजों के बारे में बड़े ही अच्छे समझाया गया है 2003 में रिलीज हुई टीवी डॉक्यूमेंट्री द मैट्रिक्स डिफेंस में। अब चलिए बात करते हैं मैट्रिक्स में बताए हुए नामों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले कियानू रीव्स के कैरेक्टर नियो का नाम का मतलब ग्रीक में न्यू यानी नया होता है। वहीं पर नियो के अक्षरों को फेरबदल करके वन भी लिखा जा सकता है। और हम सब जानते हैं कि कियानू रीव्स का कैरेक्टर इस सीरीज में कितना इम्पोर्टेंट था, जिसे लोग द वन के नाम से भी रिफर कर रहे थे।
वहीं पर मॉर्फियस का नाम बेस्ड है ओविड के मेटामॉर्फोसिस पोयम के मॉर्फियस से, जो बेसिकली पोयम में किंग ऑफ ड्रीम था। वहीं पर ग्रीक में इसके नाम का मतलब मेकर ऑफ शेप्स होता है और मॉर्फियस के केस में दोनों की दोनों सिचुएशंस बहुत ही फिट बैठते हैं। वहीं पर ट्रिनिटी का नाम क्रिश्चियनिटी से लिया गया है, जहां पर ट्रिनिटी को अ फादर, अ सन एंड अ होली स्पिरिट से डिनोट किया जाता है। वहीं पर मूवी के अंदर मॉर्फियस, नियो, ट्रिनिटी को इससे डिनोट किया गया है। वहीं पर मॉर्बियस की शिप नेबुकदनेस्सर का नाम बेस्ड है बेबीलोनियन के एशियन किंग नेबुकदनेस्सर II पर, जिससे कहानियों के हिसाब से रात को आए सपने याद नहीं रहा करते थे। मैट्रिक्स एक साइंस फिक्शन मास्टरपीस तो है ही, पर साथ ही साथ इसने कई सारे रिलीजन से भी अपनी इंस्पिरेशन ली है। जहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले क्रिश्चियनिटी की, तो यहाँ पर नियो को एक मसीहा के रूप में दिखाया गया है और इंसानियत की उम्मीद के रूप में दिखाया गया है, जैसा बाइबल में जीसस क्राइस्ट को दिखाया गया था। वहीं पर बुद्धिज्म में संसारा को मेंशन किया गया है, जो बेसिकली पूरी की पूरी दुनिया को एक लॉन्ग साइकिल का हिस्सा मानती है, जहाँ पर वर्ल्ड्स डेवलप भी होते हैं, उफनते और पनपते हैं और बाद में खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी फिर से शुरुआत होती है। और बेसिकली बुद्धिस्ट का गोल होता है इसी साइकिल से निजात पाने का, और यही चीज सीरीज में मैट्रिक्स के अपडेट होने से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। वहीं पर हिंदुइज्म में भी कुछ ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट है, जिसे मायाजाल कहा जाता है, जहां पर प्रेजेंट रियलिटी को अनरियल और अनस्टेबल माना जाता है और ईश्वर को ही सबसे बड़ी सच्चाई माना जाता है। वहीं पर मैट्रिक्स रिवोल्यूशन का नवरस गाना बृहदारण्यक उपनिषद की पोयम पर बेस किया गया है। मैं इस गाने को प्ले नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाकर सुन लीजिएगा। अगर आप भी मैट्रिक्स मूवी के ह्यूमंस और मशीन्स की ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एनिमेट्रिक्स नाम की लिमिटेड सीरीज देखें, जो बेसिकली एक एंथोलॉजी सीरीज थी, जिसमें 9 एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स थी। जहां पर इस सीरीज को वचोस्कीज ने लिखा है, साथ ही साथ वचोस्की से साथ साथ कई सारे जापानीज एनिमे डायरेक्टर्स ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है। बाद में इस सीरीज को एक साथ कंपाइल करके एक मूवी की तरह भी रिलीज किया गया था। तो अगर आपके हाथ कभी ये सीरीज लग जाए तो इसे देखिएगा जरूर, आपको मैट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। जहां पर अगर बात करें फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की, तो पहली मूवी ने $63 मिलियन की बजट पर $463 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए। वहीं दूसरी मूवी ने $150 मिलियन की बजट पर $739 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए। वहीं पर तीसरी मूवी ने उम्मीद से थोड़ा सा कम बिजनेस किया, जहां पर $150 मिलियन की बजट पर इसने वर्ल्ड वाइड $427 मिलियन ही कमाए, जो पहली मूवी के $463 मिलियन से भी कम था। ऑन टोटल इस फ्रेंचाइजी ने वार्नर ब्रोस को $1.5 बिलियन कमा के दिए। वहीं पर इस सीरीज का एवरेज ऑडियंस स्कोर 71% के आसपास रहा है। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकल अक्लेम की, तो 72nd गोल्डन ग्लोब्स के दौरान पहली मूवी ने स्टार वॉर्स एपिसोड 1 को भी पीछे छोड़ दिया, जहां पर इसने बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट साउंड एडिटिंग, बेस्ट विजुअल इफेक्ट और बेस्ट साउंड के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते। इसके अलावा बेस्ट विजुअल इफेक्ट, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट फिल्म एडिटिंग और बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए इसने ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते। वहीं पर दूसरी और तीसरी मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट ही नहीं किया गया। सो गाइज, ये थे मेरे हिसाब से 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम मैट्रिक्स ट्रिलॉजी फैक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो में बताए हुए कौन से फैक्ट बहुत ज्यादा पसंद आए। मुझे इस सीरीज के बिहाइंड द सीन स्टंट्स के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, स्पेशली ह्यूगो वीविंग के रबर मास्क के बारे में जानकर। अगर आपको इन फैक्ट्स के अलावा भी कोई और फैक्ट मालूम है इस सीरीज के बारे में, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारी आने वाली ऐसी फ्यूचर ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। इसके अलावा अगर हो सके तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।